गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 7 फरवरी और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे ग्रैमी अवार्ड्स 2023 के बारे में। झारखंड से मिलेगी बांग्लादेश को बिजली। पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया? आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश हुआ जारी। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य देश बना है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश की क्रिकेट टीम के बने हैं कोच? जानेंगे इनके बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे? और इसी के साथ डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वाणी जयराम का हुआ निधन। खास संकट के बीच चावल की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में कौन सा देश देगा बढ़ावा? और लास्ट में डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन और कल की क्लास का क्विक रिवीजन। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस क्लास में मिलने वाली है। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इंग्लैंड? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश को मार्च 2023 से झारखंड के गोड्डा बिजली संयंत्र से बिजली की आपूर्ति की जाएगी? तो देखिए, जीके का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि जो गोड्डा बिजली संयंत्र है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आता है आपका झारखंड में। और झारखंड से बिजली आपूर्ति शुरू होने वाली है बांग्लादेश को। तो ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। किसे दी जाएगी बिजली? तो बांग्लादेश को दी जाएगी और इसकी शुरुआत होगी मार्च 2023 में। मार्च महीने से गोड्डा स्थित अडानी ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई से 750 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी बांग्लादेश को। और अप्रैल से 750 मेगावाट बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई से भी उपलब्ध होगी। तो आपको याद रखना है कि बिजली सप्लाई किसे होने वाली है? भारत से, तो बांग्लादेश को। अब डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो मैप में आप सभी बांग्लादेश की लोकेशन देख सकते हैं। भारत की जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पहला पॉइंट याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि इस सीमा की सुरक्षा कौन सा फोर्स करता है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड्स याद रखेंगे, जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। और दोनों की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन डेल्टा। याद रखेंगे आप सभी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनके द्वारा पद्मा पर एक पुल का भी उद्घाटन किया गया था। पद्मा किसे कहा जाता है? तो गंगा को ही कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है। यहाँ की मुद्रा को टका कहते हैं और राष्ट्रपति हैं यहाँ के वर्तमान में अब्दुल हामिद। आगे डिस्कस करेंगे कि सरहुल जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, ये झारखंड में मनाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की जो आधारशिला है ये कहाँ रखी है? झारखंड। भारत ने मोंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को हैंडओवर कर दिया है। यह कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है? इस पॉइंट को आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है कि जो मोंगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस देश ने बनाया है? तो भारत ने इसे बनाया है और किसे सौंपा है? भूटान को। इसकी जो क्षमता है वो 720 मेगावाट है। मोंगदेचु ये फ्रेंड्स एक नदी भी है जो कि कहाँ बहती है? तो ये भूटान में बहती है। और ये नदी आपसे पूछी जा सकती है कि मोंगदेचु नदी किस देश में बहती है? तो याद रखेंगे, ये भूटान की एक प्रमुख नदी है।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से या लोगो आपको देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी पीडीएफ होंगे वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगला सवाल है कि आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। आइस हॉकी, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, आइस यानी कि बर्फ पर हॉकी की प्रतियोगिता, और 2023 का जो खिताब है ये आईटीबीपी ने जीत लिया है। किसने जीता है तो याद रखेंगे आईटीबीपी ने इस खिताब को जीत लिया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिक में दिखाई देगा हॉकी खेलते हुए आइस हॉकी। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो प्रतियोगिता का 12वां संस्करण कहाँ पर हुआ है, लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। आईटीबीपी की टीम ने फाइनल में किसे हराया है तो लद्दाख स्काउट्स को हराकर यह खिताब तीसरी बार जीत लिया है। किसने, आईटीबीपी ने। आगे डिस्कस कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, यह 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स याद रखेंगे आईटीबीपी जो फोर्स है ये कहाँ पर तैनात है तो भारत की जो चाइना से सीमा लगती है ना, उसकी सुरक्षा आईटीबीपी के द्वारा ही की जाती है। इसे आमतौर पर चीन की सीमा के साथ हिमालयी के पहाड़ों में तैनात किया जाता है। इसका आदर्श वाक्य है सौर दृढ़ता कर्म निष्ठा। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रमुख कौन है, तो याद रखेंगे अनीस दयाल सिंह है। 2022 में ही इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पूर्ण सदस्य बना है ब्राजील। ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका पूर्ण सदस्य बन गया है ब्राजील। आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ आपको याद होगा कुछ समय पहले ही डिस्कस की है ये न्यूज़, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो याद होगा कांगो गणराज्य के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। डिस्कस कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है। यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। यह भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रेसिडेंट द्वारा 30 नवंबर 2015 को COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठक हुई थी वो पेरिस में हुई थी, तभी इसकी स्थापना की गई थी। कब, तो डेट आपको याद रखनी है 30 नवंबर 2015। डेट पूछ लेता है फ्रेंड्स, है ना। इसके बाद याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय आता है गुरुग्राम हरियाणा, यानी कि भारत में ही इसका मुख्यालय है। डिस्कस कर लेते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो मैप में आप सभी ये पिक देख पा रहे होंगे, ये है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है और इनका नाम है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। मैप में आप सभी ब्राज़ील की लोकेशन देखेंगे। फ्रेंड्स ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आता है दक्षिणी अमेरिका में। ब्राज़ील में एक प्रमुख नदी बहती है जिसे हम कहते हैं अमेजन नदी। अमेजन नदी के जो वर्षा वन हैं इन्हें हम पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी के फेफड़े किन वर्षा वनों को कहा जाता है, अमेजन वर्षा वनों को। ब्राज़ील में जो नदी बहती है अमेजन, इसका उद्गम, इसका जो अगर आपसे पूछ ले कि ये कहाँ से निकलती है तो याद रखेंगे एंडीज पर्वतमाला से यह निकलती है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज यानी कि जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप सभी। तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
अमेज़न नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो अटलांटिक महासागर में ये डेल्टा का निर्माण करती है और अपना जल गिराती है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो ब्राज़ील में घास भूमि पाई जाती है, इन्हें किस नाम से जानते हैं? साथ ही में याद रखेंगे, ब्राज़ील में एक बंदरगाह है सेंटोस, जिसे हम कहावा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ब्राज़ील में जो कहावा के बागान पाए जाते हैं, उन्हें फेज़ंडा के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखेंगे आप सभी। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील की मुद्रा को ब्राज़ीलियाई रियल कहते हैं। अगला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? तो फ्रेंड्स, ये सिंगापुर के थे। इनका नाम आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इनका नाम आप सभी को याद रखना है, इनका नाम है सुंदरेश मेनन, जो कि इस बार मुख्य अतिथि थे। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश ने रूल ऑफ जुडिशरी इन चेंजिंग वर्ल्ड पर एक व्याख्यान दिया। इस वर्ष का कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित किया गया था। मैप में आप सभी सिंगापुर की लोकेशन देख लीजिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर, मलेशिया है ये ऊपर, और यहाँ सुमात्रा है, और इनके बीच में कौन सी जल संधि है? तो इसे हम कहते हैं मलक्का। मलक्का जल संधि आपको मलेशिया और सुमात्रा को अलग करती हुई दिखाई देगी। अब जो मलक्का जल संधि है, ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किसने लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाव के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की सलाह दी? तो ये सलाह गवर्नमेंट को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। याद रखेंगे, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच जे कानिया हैं। आई होप आप सभी को याद होगा। पहली महिला न्यायाधीश पूछ ले तो एम फातिमा बीबी हैं। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 है, और 25वां हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट। आर्टिकल 124 क्या कहता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर, ये किसने लॉन्च किया था? सर्वोच्च न्यायालय ने। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान देता है? आर्टिकल 129। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियां एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो याद रखेंगे कौन सा भाग है संविधान का? तो भाग 5 है। अगला सवाल है कि किस देश ने खाद्य संकट के बीच चावल की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में बढ़ावा देना शुरू कर दिया है? तो फ्रेंड्स, ये फैसला लिया गया है चाइना के द्वारा। चाइना खाद्य संकट से बचने के लिए चाइना ने यह पॉलिसी लागू कर दी है। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो चीन ने देश में खाद्य संकट के बीच चावल की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2020 से चीन में खाद्य संकट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। डिस्कस करेंगे चावल की भूसी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। राइस ब्राउन चावल की गिरी की भूरी जो बाहरी परत होती है, जो मुख्य रूप से पेरिकार्प, एल्यूरोन, सीड कोट और जर्म से बनी होती है। इसमें 50% कार्बोहाइड्रेट होता है, 20% वसा होता है, 15% प्रोटीन होता है, 15% ही आहार फाइबर होता है, जो मुख्य रूप से अघुलनशील फाइबर होता है। इसमें 14 से 18% ऑयल होता है, और चावल की भूसी का जो तेल होता है वो संतृप्त वसा है। विटामिन ए और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का यह एक अच्छा स्रोत है। यह ज़्यादातर पशु चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। डिस्कस कर लेते हैं राइस ब्रान पर चीनी का फोकस क्यों है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, चीन में बढ़ती खाद्य समस्याओं में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है। इसके साथ ही कृषि उत्पादक भूमि का नुकसान भी है। फ्रेंड्स, ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि चीन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा चीन में रहता है। देश की केवल 11% भूमि ही कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है चाइना में।
रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने भी चीन के खाद्य आपूर्ति प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। कोविड प्रेरित व्यवधान ने खाद्य मोर्चे पर पहले से ही गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय चाइना कोविड से बुरी तरह से जूझ रहा है। मैप में आप सभी चीन की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा को कहते हैं रेमेनबी। चीन की प्रमुख नदी कौन सी है, या मैं आपसे पूछूं कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर आप सभी करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो शुभारंभ है ये किस शहर में किया है। तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ किया गया है बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ पर, तो याद रखेंगे बेंगलोर कर्नाटक में इसका शुभारंभ किया गया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुक टॉप मॉडल का कॉमर्शियल शुभारंभ किया। तो सबसे पहले आप सभी इसको सोलर कुकिंग सिस्टम को पिक में देख लीजिए। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ पर किया गया है, तो कर्नाटक के बेंगलोर में। इसका आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जाएगा और पीएम मोदी ने इस दौरान ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाई। अगला सवाल है कि भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीत लिया है। तो ये अवार्ड जीता है रिकी केस ने। रिकी केस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो म्यूजिक की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित 65वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर हुआ, लॉस एंजल्स में। मेजबानी की थी ट्रेवर नूहू ने। याद रखेंगे आप सभी। भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केस ने रॉड लीजेंड स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए यह पुरस्कार जीता है। वहीं बात की जाए रिकी की, तो 3 बार ग्रैमी अवार्ड पाने वाले ये इकलौते भारतीय बन गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 3 बार ग्रैमी अवार्ड्स पाने वाले भारतीय कौन है। तो याद रखेंगे इनका नाम क्या है, रिकी केज। इन्होंने पहला अवार्ड 2015 में जीता था और दूसरा अवार्ड इन्होंने 64वें ग्रैमी अवार्ड्स यानी कि 2022 में जीता था, और तीसरा अवार्ड इन्होंने जीत लिया है 65वें ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में। इसी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बियोंसे बनी सबसे ज़्यादा ग्रैमी जीतने वाली हस्ती। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो बियोंसे हैं इनका संबंध किस देश से है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये अमेरिकी पॉप स्टार हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। वहीं एक ही रात में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड लेट किंग पॉप माइकल जैक्सन के नाम है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, भारत, अमेरिका और लेट किंग ऑफ माइकल जैक्सन का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 100 से अधिक सट्टेबाजी और ऋण देने वाले चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये आदेश इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड्स इनके द्वारा कहा गया है कि इन ऐप्स में ऐसी सामग्री है जो आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत भारत की संप्रभुता को प्रतिकूल है, मतलब भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल इन्होंने बताया है। तो अब आप याद रखेंगे धारा कौन सी है, आईटी अधिनियम की धारा 69 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थी। तो फ्रेंड्स इनका संबंध था गायन से, यानी कि ये काफ़ी प्रसिद्ध गायिका थी जिन्हें हाल ही में यानी कि इसी साल 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का यह पुरस्कार जीत चुकी हैं और इसी के साथ पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था गणतंत्र दिवस पर। तो ये याद रखेंगे आप सभी, इनका संबंध किससे है, तो ये एक गायिका हैं। अगला सवाल है कि मेरो रुख मेरो संताति हरित पहल कहाँ शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स ये पहल शुरू की है सिक्किम ने। ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्योंकि ये पर्यावरण को लेकर है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में। तो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और सिक्किम को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नई पहल शुरू की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में प्रत्येक बच्चे के पैदा होने पर 100 पेड़ लगाए जाएंगे। इस पहल का नाम मेरो रुख मेरो संताति, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो, रखा गया है। कितनी अच्छी पहल है। तमांग ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद में पेड़
लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध मजबूत करना है। यह देश में अपनी तरह की पहली अभिनव हरित पहल है। तो खासकर जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस पहल को अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। साथ ही में आप सभी जब पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन मेंस में आता है तो वहां पर आप सभी इसे करंट के थ्रू लिख सकते हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ शुरू की गई है, तो सिक्किम में। सिक्किम याद रखेंगे 100% जैविक कृषि वाला भारत का पहला राज्य है। मैप में आप सभी सिक्किम की लोकेशन देखेंगे। सिक्किम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भूटान, नेपाल और चाइना से लगती है। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिक्किम में। कंचनजंगा चोटी भी कहाँ पर है, तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला सवाल है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं, तो फ्रेंड्स ये नेपाल के बने हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। मोंटी देसाई को डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये किसका स्थान लेंगे, तो ये मनोज प्रभाकर की जगह लेंगे। दिसंबर 2022 में मनोज प्रभाकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मोंटी वेस्ट इंडीज, कनाडा, यूएई जैसी टीमों के मुख्य कोच भी रह चुके हैं और मोंटी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के मुख्य कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं। नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो इनका नाम है रोहित कुमार। अन्य एशियाई देशों की क्रिकेट टीम के मुख्य कोचों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के याद रखेंगे राहुल द्रविड़ हैं, पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक हैं, बांग्लादेश के चंडीगढ़ हैं और अफगानिस्तान के जोनाथन ट्रोट हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो मैप में आप सभी नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है और भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा बनाते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही में काठमांडू में एक हेडक्वार्टर है और किसका हेडक्वार्टर है, तो सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में ही आपको देखने को मिलेगा। पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इनकी नियुक्ति विद्या देवी भंडारी के द्वारा की गई है। अब ये विद्या देवी भंडारी कौन है, तो ये वर्तमान में नेपाल की प्रेसिडेंट हैं। साथ ही में आप सभी को याद होगा कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर एक दुर्घटना हो गई थी विमान की और ये सुर्खियों में रहा था, और ये कहाँ पर है, तो नेपाल में है। और नेपाल ने हाल ही में इसे चाइना के सहयोग से विकसित किया है। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए, फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी कौन करने वाला है, तो मेज़बानी सौंपी गई है सऊदी अरब को। 2023 की मेज़बानी कतर करेगा। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। संघीय सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की जो छठी बैठक है ये कहाँ पर हुई है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। किस देश में कामागाटा मारू घटना पर सड़क का नाम रखा जाएगा, तो ये घोषणा की गई थी कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ है, मंदसौर। मंदसौर कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डीलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी कौन शुरू करेगा, भारतीय रेलवे। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 कहाँ शुरू हो गया है, हरियाणा, फरीदाबाद। भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है, तो ये भारत ने अमेरिका के साथ की है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है, 6.5%। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, तो इनका निधन, ये पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनका जो जन्म है वो नई दिल्ली में हुआ था। हैदराबाद की तर्ज पर किस शहर में 10,000 की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनेगा, तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की, एनी बेसेंट ने। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल में। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, यूरोप को। 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से ये संबंधित है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, अथर्व वेद में।
लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था हंसराज। कल के सेशन में जो सवाल आपसे पूछे गए थे इनके आंसर देख लेते हैं। निम्न में से किस देश ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है? तो इस देश का नाम आप सभी याद रख लेंगे, क्रोएशिया, और इसकी राजधानी भी आप सभी को याद कर लेनी है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से विशेष आहरण अधिकार एसडीआर से संबंधित विकल्प चुनिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोई अकादमी कहाँ बनेगी? अगला सवाल है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।